प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं अभी तक कई टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं और आज जिस टॉपिक को हम लेने जा रहे हैं, जिसको हम कवर कर रहे हैं, वो है मौर्यकालीन कला। तो मौर्य काल के अंदर कला जो है वो बहुत विकसित अवस्था में थी, जिसका वर्णन हम करेंगे और देखेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर कला को उपयोग में लाया गया था, कौन कौन सी प्रकार थे, कौन कौन सी विशेषताएं थीं और कहाँ कहाँ पर उस कला के दर्शन होते हैं, ये हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। मौर्यकालीन जब हम कला को देखेंगे तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर मौर्य काल के कौन कौन से प्रमुख शासक थे जिन्होंने उस समय महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो सबसे पहले देखें चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा, जिसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद बिंदुसार थे जिन्होंने 298 ईस्वी से लेकर के 271 ईस्वी पूर्व तक लगभग 28 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद अशोक 269 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक लगभग 37 वर्ष शासन किया था। और इसके बाद कुणाल ने 232 से 228 ईस्वी पूर्व तक लगभग 4 वर्ष किया। इसके बाद दशरथ ने 228 से 224 ईस्वी पूर्व तक, फिर संप्रति ने 224 से 215 ईस्वी पूर्व तक 9 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद शालशुक 215 ईस्वी पूर्व से 202 ईस्वी पूर्व तक लगभग 13 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद देव बर्मन ने 202 ईस्वी से पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व 7 वर्ष शासन किया। शतधन्वन ने 195 से 187 ईस्वी पूर्व तक 8 वर्ष तक शासन किया। और इसके बाद बृहद्रथ जो कि अंतिम शासक माना जाता है मौर्य काल का, 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक लगभग 2 वर्ष शासन किया। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है बृहद्रथ का वध कर दिया गया था और इस तरीके से मौर्य वंश समाप्त हो गया और भारत में शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। तो अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही, यानी प्रारंभ से ही मौर्य काल के इस कला का विकास हो चुका था और अशोक के समय में ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ पर हमने एक मानचित्र मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं वो दिया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की कला का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ था भारत में। अब आप देखेंगे कि जो मौर्यकालीन कला थी, वो कला जो विकसित हुई उसकी कौन कौन से प्रकार थी और कहाँ कहाँ पर ये पाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय कला, यानी कि शासकों के द्वारा जिस कला को विकसित करवाया गया था वो थी। राजकीय कला में शासकों द्वारा बनवाई गई थी। इसकी जो विशेषताएं थी वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। राजकीय कला का प्रमुख उदाहरण चंद्रगुप्त का महल है, यानी चंद्रगुप्त का जो महल बनाया गया था पाटलिपुत्र में, उसको कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह भवन 40 स्तंभों पर टिका हुआ है। फाहियान द्वारा इसका विशद वर्णन किया गया है। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था और वो मौर्य काल में भारत आया था, उसने इसका वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मेगस्थनीज जो एक विदेशी दूत था, वो भी भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। इसके बाद भवनों के निर्माण में 12.5 फुट और 5 फुट के स्तंभों का उपयोग किया गया था और इन स्तंभों पर अशोक के एकाश्म स्तंभ का उपयोग करवाया गया था। अशोक ने जो है, एकाश्म का मतलब है एक ही शिला का उपयोग करना, तो ऐसे स्तंभ बनवाए गए थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ इसी का नमूना है। ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ इसको माना जाता है, जो इस समय हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें भी एक ही शिला से ये बनाया गया था। राजकीय भवनों तथा स्तूपों में पशुओं की मूर्तियों का उपयोग किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस मूर्ति के अंदर दोनों तरफ पशु दिखाए गए हैं और 4 शेरों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि उस समय कला के क्षेत्र में पशुओं को स्थान प्राप्त था।
अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्तंभ लेख और शिलालेख बनवाए थे। यानी अपना धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने स्तंभ लेखों का और शिलालेखों का उपयोग किया था, जिनमें कलात्मकता प्रदर्शित होती थी। इसका स्तंभों के दो भाग, स्तंभ मष्टि या जिसको लाट कहते थे ऊपरी भाग, और शीर्ष भाग अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष मिले हैं उनसे ये स्पष्ट हुआ है। मौर्यकालीन राजकीय कला का आधार भारतीय परंपरा थी। कहने का मतलब है कि जो परंपराएं हमारी चली आ रही थी मौर्यकाल की कला में वो प्रदर्शित होती हैं। तो ये हमने जो भाग लिया है वो राजकीय कला का लिया है। इसके बाद मौर्यकाल के अंदर ही लोक कला का भी विकास हुआ। यानी कि जो राजकीय कला मतलब जो शासकों के द्वारा विकसित करवाई गई और जो आम लोगों के द्वारा जो कलात्मकता उपयोग में लाई गई, जो कला के क्षेत्र में कार्य किया गया, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमने कुछ जो अवशेष उस समय के मिले हैं उनके चित्र यहाँ पर हैं समझने के लिए। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? मौर्यकालीन लोक कला के अवशेष यक्ष और यक्षणियों की मूर्ति के रूप में मिले हैं। जो यक्ष और यक्षणियां जो थी उनकी मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे मौर्यकालीन लोक कला का आभास होता है। अभी पटना शहर के दीदारगंज में चामर गृह, यहाँ पर पक्षी की मूर्ति मिली है। ये दीदारगंज बहुत ही प्रसिद्ध है मौर्यकालीन कला के लिए। यहाँ जब खुदाई की गई है तो कुछ पशुओं के साथ पक्षियों की भी मूर्तियां मिली हैं। अगला, मथुरा, विदिशा और कलिंग में भी लोक कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है वर्तमान समय, विदिशा जो मध्य प्रदेश में है और कलिंग जो कि उड़ीसा में है, इन क्षेत्रों में जब खुदाई की गई, उत्खनन कार्य करवाया गया, तो यहाँ पर भी लोक कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अनेक लोक वस्तुएं, गहने, बर्तन, मानव मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। बहुत सारी जो वस्तुएं मिली हैं, बर्तन मिले हैं, गहने मिले हैं, उनमें भी कला के दर्शन होते हैं। वहाँ पर भी कलात्मक उपयोगिता अपनाई गई थी। अगली बात, जो मूर्तियां हैं वो विभिन्न मुद्राओं में प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ मूर्तियों के चित्र हैं और इन चित्रों में आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के भाव हैं और अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं, जो कि ये सारी मूर्तियां कुछ खंडित रूप में हैं, कुछ पूर्ण रूप में हैं। ये उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। वेशनगर से प्राप्त यक्षी का विशेष उल्लेख किया जाता है। जो उत्खनन में वेशनगर एक जगह है, वहां से यक्षी की मूर्ति मिली है, उसका उल्लेख किया जाता है। ह्वेनसांग ने राजकीय कला के साथ लोक कला का भी उल्लेख किया है। ह्वेनसांग जो जब हिंदुस्तान आया था, यद्यपि उस समय हर्षवर्धन का समय था, लेकिन उसने जब भारतीय चीजों का, व्यवस्थाओं का वर्णन किया तो उसने मौर्यकालीन कला का भी वर्णन किया है। क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत लगाव रखता था, इसलिए बौद्ध के समय में और बौद्ध के समय के बाद जिन चीजों का विकास हुआ उसका उसने बहुत अच्छा वर्णन किया है। लोक कला में पौराणिक तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। तो जो लोक कला है मौर्य काल की, उसमें जो हमारे पुराणों के अंदर वर्णन किया गया है उनसे संबंधित वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें कलात्मकता दृष्टिगोचर होती है। अब इसके बाद देखें, जो अगली बात है वो है गुहा कला। गुहा कला का मतलब है कि गुफाओं के अंदर जो शिलाएं हैं या दीवारें हैं, वहां पर भी चित्र इत्यादि बनाए गए हैं, जहां पर मौर्यकालीन कला के दर्शन होते हैं। तो इसके बारे में देखें, अशोक ने सुंदर गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक जो कि मौर्यकालीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसको प्रियदर्शी भी कहा जाता था और जिस अशोक को महान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। गया के निकट गुहा का निर्माण करवाकर आजीविकों को दे दिया था। आजीवक जो है वो बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वहां जब गुफा का निर्माण करवाया तो उसमें भी कलात्मकता दृष्टिगोचर होती है, वो आजीविकों को सौंप दी थी। गुफाओं के अंदर कमरे बने होते थे। बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं थी जिनके अंदर कमरे बने होते थे और उन कमरों की दीवारों पर, उन कमरों के दरवाजों पर भी कलात्मक नक्काशी की जाती थी। इसके बाद आवास एवं पूजा गृहों को अलंकृत वस्तुओं से सजाया जाता था।
जो आवास होते थे और पूजा गृह होते थे उनको भी कलात्मक दृष्टि से सजाया जाता था। गुफाओं के कमरे स्तंभों पर आधारित थे। जो कमरे गुफाओं के बनाए गए थे वो भी स्तंभों पर बनाए गए थे। गुफाओं में चित्रकला के भी दर्शन होते थे, यानी गुफाओं के अंदर वास्तुकला और चित्रकला दोनों के दर्शन होते थे। यहाँ पर देखेंगे कुछ चित्र है, ये देखिए गुफाओं किस तरीके से कमरे बने हुए हैं, और यहाँ तो 2 मंजिल कमरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो और किस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये एक पहाड़ पर गुफा का दृश्य है। इस तरीके से यहाँ मगध का हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी दर्शन होते हैं, और इधर भी एक चित्र लगाया गया है जिससे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए ये स्तंभ बने हुए हैं, ये स्तंभ बने हुए, और ये बीच बीच में जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये विशाल जो भवन है वो उसमें पूरी तरीके से कलात्मकता दिखाई देती है। अब इसके देखें इस मौर्यकालीन कला की विशेषताएं क्या थी आखिर। तो विशेषता की दृष्टि से अगर देखें तो निर्माण कार्य में प्रमुख रूप से पत्थरों का उपयोग किया गया था। जितना भी निर्माण कार्य था, जो इमारतें बनाई गई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा पत्थरों का उपयोग किया गया था और उन पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई थी। स्तंभों का निर्माण एक ही पत्थर या एकासन से किया जाता था। जो स्तंभ बनाए जाते थे वो एक ही पत्थर के बनाए जाते थे। तो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय जब आधुनिक मशीनें नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन कितना शासकों की रुचि थी कि किस तरीके से उनको बनाया, और उतनी ही रुचि आम जनता में थी जिसने उसने भी उस कलात्मकता को अपनाया। वस्तुओं पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। बहुत सारी जो वस्तुएं देखी हैं, जो दीवारों पर चित्र बने हैं, उसके अलावा बर्तन हैं, गहने हैं, उन पर चमकदार पॉलिश होती थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से होता था। जो भवन का निर्माण किया जाता था उसमें लकड़ी का उपयोग होता था, और कभी कहीं कहीं पर तो लकड़ी पर भी जो कलात्मकता दृष्टिगोचर होती है उसको विभिन्न आकारों में, विभिन्न प्रकार से उस पर पशु पक्षी इत्यादि छापते हुए भी उकेरते हुए दिखाई देते हैं। मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि अर्थात अंगों को चिपकाकर होता था। जो मूर्तियां थीं उनके अंग अलग अलग बनाए जाते थे पहले, और फिर उन अंगों को चिपका करके मूर्ति को पूर्ण रूप दिया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत से इतिहासकार और बहुत से जो कला से संबंधित ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो ऐसा बताते हैं। अगला है पारखम, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और लोहानीपुर ये पटना के पास में जगह है, तथा धौली ये उड़ीसा में जगह है। यहाँ पर इसी तरीके की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जहां पर अंगों को जोड़कर मूर्ति को रूप दिया गया है। सारनाथ का अशोक स्तंभ उत्कृष्ट नमूना है। अभी सारनाथ का पीछे हमने अशोक स्तंभ दिखाया था आपको, वो नमूना है। यहाँ पर भी देखेंगे कि एक ये बनाया गया है स्तंभ, और यहाँ पर पत्थरों का उपयोग किया गया है। सारनाथ का स्तंभ कालीन बल्लरी आकृति का बेहतरीन उदाहरण है। ये बल्लरी आकृति का उदाहरण बताया गया है, और 4 सिंहों की आकृति वाला स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अभी पीछे हमने दिखाया था स्लाइड में। तो वो जो 4 सिंहों वाला है उसको इतना महत्व दिया गया है उस कालीन कला को कि उसको हमने स्वतंत्रता के बाद अपना राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकार किया है। अब देखिए कि जो अशोक ने मौर्य काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कला के विकास में। अशोक ने खास तौर से शिलालेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख, शिलालेख लिखवाए थे, जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं अनेक स्थानों पर। उसमें से देखेंगे तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे वहाँ जो शिलालेख हैं उनको धम्म का प्रचार करने के लिए जो लिखे गए हैं उसमें 4 भाषाओं का उपयोग किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अगली बात है, ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में मिलते हैं, और शेष भारत की ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यानी क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है अफगानिस्तान में है, खरोष्टी ज्यादातर पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलती है, और भारत में ब्राह्मी लिपि के ज्यादा शिलालेख मिलते हैं। अगली बात, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 में
जेम्स प्रिंसिप को सफलता मिली। जेम्स प्रिंसिप एक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने पहली बार 1834 में इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा भावार्थ वो नहीं निकाल पाए। अशोक के 14 शिलालेखों की खोज सबसे पहले पात्रेटी फैथिलर ने की थी। ये भी एक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने 14 शिलालेखों को अन्वेषित किया था। अगली बात है, अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जो भी अभिलेख हैं अशोक के वो 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। शिलालेख जो चट्टानों पर लिखे गए हैं, स्तंभलेख जो खम्भों पर या स्तंभों पर लिखे गए हैं, उसके आदेश, उसकी राजाज्ञाएं, उसका धम्म, और तीसरे गुहालेख जो गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं, गुफाओं की दीवारों पर, उनके दरवाजों पर जो लिखे गए हैं। तो ये 3 तरीके के लेख मिलते हैं। अशोक के कुल 14 शिलालेख और 7 स्तंभलेख हैं प्राप्त हुए हैं। सभी स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। जो भारत में मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। स्तंभलेख 6 विभिन्न स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। अकबर जो कि मध्यकालीन या मुगलकालीन शासक था, उसने इनके स्तंभों के अवशेषों को इकट्ठा करवाया था इलाहाबाद में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मनदेई में है, जिसमें कि अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर कम करने की घोषणा की थी। रुम्मनदेई एक स्थान है जो कि अफगानिस्तान में है। रुम्मनदेई स्थान जो है वो कि नेपाल की सीमा पर है। वहां पर जब इन्होंने अपना कर कम किया था, जब यात्रा की थी, धम्म यात्रा की थी, तो कपिलवस्तु गए थे ये बौद्ध का जहाँ जन्म स्थान था, वो वहां जाने पर उन्होंने टैक्स कम किया था, कर कम किया था। उसको यादगार बनाने के लिए आदेश जारी किया गया था और वो आदेश इस शिलालेख पर लिखा गया, जिसको कि सबसे छोटा शिलालेख माना जाता है। तो इस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला की, जिसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रमबद्ध तरीके से आप हमारे वीडियो देख सकें और इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।